जेनेटिक मटेरियल यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स में इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा सके। जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तब हम डीएनए का ही बात करते हैं, यानी कि डीएनए होती है हमारी जेनेटिक मटेरियल। हालांकि कुछ कुछ केसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरफ एक्ट करता है। वो कौन कौन केसेस है वो हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। पर इस वीडियो में आइए दोस्तों इन डेप्थ समझते हैं कि डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है और वो कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स है जो कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव करते हैं। इस सारे कहानी को इन डेप्थ बेसिक से लेकर हायर लेवल तक इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और तीसरे नंबर पर आती है प्रोटीन्स जो कि बनते हैं एमाइनो एसिड से। डीएनए और आरएनए ये दोनों ही बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब न्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं 3 कंपोनेंट से। एक नंबर पर होती है पेंटोज शुगर, दूसरे नंबर पर होती है नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरे नंबर पर होती है फॉस्फेट ग्रुप्स। पेंटोज शुगर ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर तो दूसरी होती है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है और राइबोज शुगर आरएनए में होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क सिर्फ इतने बात पर है कि जो 2 नंबर के कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होती है इन केस ऑफ राइबोज शुगर और OH ग्रुप एब्सेंट होती है इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि काफ़ी डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो कि हम आगे कहानी में समझने वाले होंगे। यानी कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप्स ये 3 एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। हालांकि डीएनए और आरएनए दोनों ही बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में, पर डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं और उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पर आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए में सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। और डीएनए में 4 ग्राफ्स रूल भी अच्छे से लग जाती है जो आप क्लास 10th 11th में अच्छे से पढ़ के ही आए होंगे। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं और आरएनए में सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। डीएनए और आरएनए को छोड़कर थोड़ा सा प्रोटीन्स का भी बात आप यहाँ पे कर लेते हैं। प्रोटीन्स जो कि बनते हैं एमाइनो एसिड से, यानी कि बहुत सारे एमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अब एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक कार्बन होती है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इस एक कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच्ड होते हैं। एक होती है हाइड्रोजन ग्रुप, एक होती है NH2 ग्रुप और एक होती है COOH ग्रुप और चौथी होती है R ग्रुप। R ग्रुप ये एक वेरिएबल ग्रुप है। अगर R ग्रुप हाइड्रोजन है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन, अगर R ग्रुप CH2OH है तो उसको हम कहते हैं सेरीन, अगर R ग्रुप CH3 है तो उसको हम कहते हैं एलानिन। हर एक का स्ट्रक्चर अब देख सकते हो। अब ये ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन्स का भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री, क्वाटरनरी, टर्शियरी, बहुत सारे होते हैं जो कि आप क्लास 10th और 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो ये थी एक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बारे में एक बेसिक चीज़। अब इस बेसिक चीज़ को लेकर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और हमारी उस वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि था डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और आरएनए और प्रोटीन क्यों नहीं है। तो समझते आइए। अब कहानी थोड़ी सी मज़ेदार होने जा रही है क्योंकि किसी भी जेनेटिक मटेरियल को होने के लिए उसमें ये 4 फीचर होना ज़रूरी है। कौन कौन सी फीचर है तो आइए देखते हैं। नंबर 1, इट शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स रेप्लिका, यानी कि जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल है उसको अपनी रेप्लिका बनाने में सक्षम होना पड़ेगा, यानी कि खुद का कॉपी बनाना पड़ेगा। अब जेनेटिक मटेरियल उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है तो इंफॉर्मेशन की बहुत सारी कॉपी होना ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए ये दोनों ही अपना कॉपी बना सकती है, पर प्रोटीन अपना कॉपी नहीं बना सकती, यानी कि प्रोटीन से प्रोटीन नहीं हो सकती, पर डीएनए से डीएनए और आरएनए से आरएनए हो सकती है। यानी कि पहला पॉइंट पे आरएनए और डीएनए जीत गया पर प्रोटीन फेल हो गया। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकती है। डीएनए से डीएनए होना को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी पॉइंट पर। नंबर 2, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इनर्ट, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो कुछ भी होगा
उसको अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे ऑर्गेनिज्म की अंदर की या बाहर की एनवायरनमेंट चेंज ही क्यों ना हो जाए, पर अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो टेम्परेचर चेंज हो फिर भी स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, और उसको केमिकली भी इनाट होना पड़ेगा, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन में या फिर कैटलिस्ट की तरफ काम नहीं करना पड़ेगा, तभी वो इंफॉर्मेशन सेव रहेगी और वो जेनेटिक मटेरियल ये होगा। प्रोटीन्स जो कि एक शॉर्ट टेम्परेचर रेंज पे काम करती है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता, टूट जाती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स टूट जाती है, यानी कि प्रोटीन्स केमिकली और स्ट्रक्चरली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से डीएनए स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल हो जाती है, और डीएनए केमिकली भी रिएक्टिव होती है और ये कैटलिस्ट की तरफ भी काम नहीं करता, यानी कि डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल हो जाती है। डीएनए के कंपैरिजन में अगर आरएनए को देखें तो इतना स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होती, क्योंकि आरएनए में सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और आरएनए कैटलिस्ट की तरफ भी काम करती है, और आरएनए में जो राइबोस शुगर होती है उस राइबोस शुगर के 2 नंबर के कार्बन पर फ्री ओएच ग्रुप होने की वजह से आरएनए बहुत रिएक्टिव भी हो जाती है केमिकली, यानी कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन में डीएनए इस पॉइंट पे जीत जाती है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज और म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज और म्यूटेशन होना चाहिए, पर वो बहुत स्लोली होना चाहिए, धीमे से होना चाहिए, जिससे कि इवोल्यूशन पॉसिबल हो सके। अब डीएनए और आरएनए ये दोनों ही म्यूटेट कर सकती है, पर प्रोटीन म्यूटेट नहीं कर सकती। आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट रेट पे हो जाती है, इसलिए जिन वायरस में आरएनए जीनोम है उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है और उसका इवोल्यूशन बहुत फास्ट रेट पे हो जाती है। उसी कंपैरिजन में अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए में बहुत स्लोली म्यूटेशन होती है, इसलिए इस पॉइंट पे डीएनए जीत जाती है। नंबर 4, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुई कि जेनेटिक मटेरियल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्सप्रेस करने की भी तो ज़रूरत है। अब इसके लिए 2 प्रोसेस मेनली आते हैं, एक होती है ट्रांसलेशन और एक होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना। अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अब इसी द्वारा एक जीन का एक्सप्रेशन होती है और इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। मान लो हमारे किसी बॉडी में एक प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए चाहिए होगी अमीनो एसिड, अब उसके लिए होती है जेनेटिक कोड। अब आरएनए से तो डायरेक्टली प्रोटीन बन जाती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये पर डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती, डीएनए से पहले आरएनए बनती है, उसके बाद प्रोटीन बनती है, यानी कि डीएनए डायरेक्टली किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जहाँ पे आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेशन कर सकती है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा आरएनए आगे निकल जाती है, यानी कि आरएनए थोड़ा फेवरेबल हो जाती है। पर बाकी चारों पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो देखा जाएगा कि डीएनए ही हर एक पॉइंट में फेवरेबल है, यानी कि डीएनए इसलिए हो जाती है हमारी जेनेटिक मटेरियल। तो दोस्तों ये तो थी एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं हुई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे, पर आफ्टर दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव हो चुका। अब वो कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट है आइए देखते हैं। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को लेकर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उन्होंने ये प्रूव तो कर दिया था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो थर्मोस्टेबल है, पर वो इन्होंने ये प्रूव नहीं कर पाया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, पर उनके हिसाब से जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल है उसका उन्होंने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आफ्टर दैट 1933 से 1944 इन 10 सालों के बीच में एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी ये 3 साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उनके हिसाब से उन्होंने प्रूव कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद 1952 में एक बड़ा सारा एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्होंने ये फाइनली प्रूव कर दिया कि डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। वो साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज जिन्होंने ये प्रूव किया था। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आज का वीडियो का कहानी आपको समझ में आया होगा, और चैनल नया है इसलिए वीडियो का और ऑडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।